हो गया सर? जी, एब्सोल्युटली यस। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, वो स्पीकर पे लगाइए। यस सर, मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर लूँ बस। परफेक्ट है, परफेक्ट है। सर फोन थोड़ा सा दूर कर दीजिए, आपके पेज पे पूरे कमेंट्स आएंगे। हाँ, अभी करता हूँ, पहले लगा तो लूँ जरा उसको। हाँ सर, मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर लूँ बस। सर फोन थोड़ा सा दूर कर दीजिए, आपके पेज पे स्पीकर पूरे ऑन करो। कमेंट्स आएंगे। ऑन स्पीकर। सर आपकी साइड में कोई और फोन भी चालू है जिसके ऊपर लाइव चल रहा है? नहीं, वॉइस इको हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ रुको, फोन कर दो, काम करो अभी, काम करो काम करो। हेलो जी जी बताएं। सर, आप थोड़ा सा अपना फेस और वो कर सकते तो कर लीजिए, बिकॉज आपके फेस पे अभी भी आ रहा है। अपने आपके हेड के ऊपर जो स्पेस है उसको कवर कर दीजिए। इट इज़ ओके, सर जस्ट अ सेकंड, इज़ ओके। थोड़ा सा और नीचे। अब ट्राई। हाँ सर, एकदम परफेक्ट। पर हेलो, हाँ, दिस इज अब मैं परफेक्ट। हाँ सर, मैं फोन कट करती हूँ, आप अपनी बात चालू कर दीजिए। एक मिनट। सर बस एकदम सही है। हेलो हाँ जी, सर, मैं फोन कट करती हूँ, एकदम सही है, आप अपनी बात चालू करिए। ओके। ओके, थैंक यू। मैं चश्मा काला वाला नहीं, वो वाला। ये नहीं, दूसरा। हाँ, ये। मेरे सभी श्रोताओं को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। ये पहली बार मुझे मौका मिला है मेरा मंच पर बोलने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगा गीतांजलि जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आप लोगों से रूबरू होने के लिए, आप लोगों से कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में कभी आपने सुना भी ना होगा। जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनको ना तो कभी किसी टेलीविज़न वाले ने नोट किया है और ना ही कभी किसी पत्रकार ने उसके बारे में लिखा है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग जब रूबरू होते हैं, मिलते हैं और तब बातें करते हैं। प्रतिमा जी को मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया कलाकार, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस, और इन दिनों मैं उनको भाभी जी घर पर हैं उनमें भी देख रहा हूँ, और
ये मेरा इत्तेफाक है कि उनके साथ मैंने मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा से मैंने शुरुआत की थी, और उसके बाद हमने सिया के राम भी किया था साथ में, और उन्होंने मेरी पत्नी का रोल किया था। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं मनोज कुमार विसारिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है इस मंच पर। गीतांजलि जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, जो आज आपने मुझे यहाँ पे इस मंच पर लाकर खड़ा किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो वाली बातें बताना चाहता हूँ कि जो कि मैंने कई लोग ये ऐसा सोचते होंगे कि शायद मेरा बचपन से ऐसा शौक रहा है फिल्म लाइन में आने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जिस जगह चाह होती है, कहते हैं हर आदमी कलाकार होता है, हर आदमी को कला का समझ होती है, कला आती है, और लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और यदि इंसान थोड़ी सी मेहनत करे और लगन से लगा रहे जो काम वो करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। हमारी भी शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर से हूँ, जहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की थी। हम 6 भाई हैं, हम 5 बहनें हैं, और उनमें सबसे छोटा मैं ही था। बाकी सब भाई बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर वेल सेटल हैं, बहनें सब वेल सेटल हैं, और मैं ही एक घर में थोड़ा सा निकम्मा था जो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था और खेल कूद में बहुत ज़्यादा था। लेकिन कहते हैं जब आदमी के हौसले बुलंदियों पर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहुंचता ज़रूर है। और मैं भाग्य को बहुत कम मानता था और मेहनत को बहुत ज़्यादा मानता था, और इसीलिए मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। दोस्तों, जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं इसके लिए अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ख़ास तौर से मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। यदि हम आज कहते हैं राम नवमी है और आज शायद 10वां दिन है, और शायद भगवान, लोगों ने शायद राम को नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने अपने भाइयों को राम के रूप में ज़रूर देखा है। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कार्य किया है जैसा कि भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के साथ किया है, वैसा ही व्यवहार मेरे भाइयों ने भी मेरे प्रति रखा है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं बम्बई फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा। जब यहाँ का स्ट्रगल भी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बम्बई में बहुत स्ट्रगल है, इतना आसान काम नहीं है यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक की यात्रा करना। और मैंने जो था पहले यहाँ पर आकर थोड़े दिनों तक थिएटर से कुछ यात्री ग्रुप था मेरा, उसके साथ मैं जुड़ा रहा, और मैं उनके साथ मंच करता रहा, और कहते हैं धीरे 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 रास्ते बनते चले गए, और कुछ मैंने पृथ्वी थिएटर में कुछ प्लेज वगैरह किए जो बड़े ही पॉपुलर रहे हैं। और उसके बाद पहली फिल्म जो मुझे मिली 1980 में मिली थी, और सुभाष घई जी की फिल्म थी वो, क्रोधी, और जिसमें बड़ी एक छोटी सी मेरी भूमिका थी विक्टर इंजीनियर की। और वहाँ से मेरे कैरियर की, जिसे कहते हैं पहली ईंट, पहली सीढ़ी सक्सेस की मैं चढ़ा था। और सुभाष घई जी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रोल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी रोल है तुम्हारा वो बहुत अच्छा है, और बहुत ही प्रभावपूर्ण भूमिका तुमने निभाई है। मैं तुम्हारे बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है।
और क्रोधी से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। और पहली फिल्म जो थी शमा, जिसमें शबाना आज़मी जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, अरुणा ईरानी जी के साथ, गिरीश कर्नाड जी के साथ, और कुलभूषण खरबंदा जी के साथ, और कादर खान साहब के साथ, जो कि उसके प्रोड्यूसर भी थे, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी की थी। उनके साथ मुझे काम करने का एक सौभाग्य मिला। और वहाँ से सही माने में अगर कहें तो फिल्म इंडस्ट्री की यात्रा वहाँ से शुरू हो जाती है मेरी 80 से। वो फिल्म बनने में 1-1.5-2 साल, पहले फिल्मों में बनने में काफ़ी वक्त लग जाता था, तो मेरी फिल्म को भी करीब 1-1.5-2 साल लग गए थे बनते बनते। और 1983 में जाके वो रिलीज़ हुई थी और सुपर डुपर हिट हुई थी फिल्म। और बहुत एक्सपीरियंस कलाकार, बहुत अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला मुझे मेरे जीवन में। और शबाना जी तो खैर सभी लोग जानते हैं, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस रही हैं, और उनके साथ पहली बार मैंने स्क्रीन शेयर किया था। और अरुणा ईरानी जी जो कि बहुत ही कमाल की कलाकार थी, उनके साथ काम करने को, गिरीश कर्नाड जी स्वयं बहुत अच्छे इंसान अब हमारे बीच में नहीं रहे। और कुलभूषण खरबंदा जी का करियर का बिल्कुल स्टार्ट था उस वक्त। और कादर खान तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ही इज़ ए वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल राइटर, डायरेक्टर, एंड ही वॉज ए वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑल्सो। और उसके बाद मुझे ईंट का जवाब पत्थर मिल गई थी एक फिल्म। और इस तरह मेरी करियर में काफ़ी सारी फिल्में एज ए बतौर हीरो मिलनी शुरू हो गई थी। और 1988 में जाकर, 87 में, 88 कह सकते हैं हम, जब महाभारत का चयन हो रहा था, उस वक्त गूफी पेंटल जी सभी कलाकारों को सिलेक्ट कर रहे थे महाभारत में। और उसी वक्त उनका एक मेरे पास कॉल आया था। पहले मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करती थी दूरदर्शन। तो उस वक्त उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई क्या तुम BR फिल्म्स के ऑफिस आ सकते हो? मैंने कहा जी आता हूँ। और मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक द्रोणाचार्य का रोल है, करोगे तुम? तो मुझे बड़ी हैरत सी हुई, क्योंकि मैं अपना करियर जो था एज ए हीरो शुरू करना चाहता था। मैं हीरो बनने के लिए आया था, ना कि एक बूढ़े आदमी का रोल। मुझे लगने लगा अगर मैंने बूढ़े आदमी का रोल कर लिया तो मेरे पे एक छाप लग जाएगी और उसके बाद मैं एक हंगल बनकर रह जाऊंगा। इसी प्रकार की मुझे भूमिकाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और मैंने कहा कि सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करूँगा। और ये कह के मैं गूफी पेंटल जी के ऑफिस से बाहर निकला और BR फिल्म्स के नीचे से मैं जाने लगा, अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तो एक आदमी आया पीछे से लड़का दौड़ा दौड़ा कि भाई आपको BR चोपड़ा साहब ने बुलाया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले डायरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी, बहुत डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता था। अगर डायरेक्टर ने कोई चीज़ अप्रूव कर दी तो फिर उसके बाद कोई वर्ड नहीं रह जाता। BR चोपड़ा साहब जैसी इतनी बड़ी हस्ती ने अगर मुझे याद किया है तो मुझे उनके पास जाना मेरा फर्ज बनता था। और मैं उनके पास गया। वो काफ़ी देर तक मुझे देखते रहे, निहारते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा द्रोणाचार्य है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार मैं भूमिका वहीं की वहीं खड़ा हूँ जहाँ से मैंने अपना करियर की शुरुआत की, और एक बुढ़े का रोल मुझे दिया जा रहा है। मैं काफ़ी हैंडसम था और बड़ा गुड लुकिंग सा था और हीरो बनने आया था। 2-3 फिल्में एज ए बतौर हीरो कर चुका था तब तक मैं। अब मैंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। तो मैंने उनसे कहा सर
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले बोले कहिए कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करूँगा। वहीं राही साहब बैठे थे जो हमारे राइटर थे महाभारत के, तो उन्होंने सुना, वो तंबाकू खा रहे थे और करके उन्होंने तंबाकू थूका अपना वहीं पीकदान में, और उन्होंने जो मुझे डांट लगाई वहाँ पे, बोले क्या कह रहे हो, द्रोणाचार्य बुढ़ा था? बुढ़ा नहीं था, वो आर्मी का जनरल था, जनरल। आप जनरल का रोल कर रहे हैं, आप कोई बुढ़े का रोल नहीं कर रहे। कितने पढ़े लिखे? मैंने कहा जी ग्रेजुएट हूं। ग्रेजुएट होने के बावजूद इस तरह की बातें करते हैं आप, एमेचरिश। तो बी आर चोपड़ा साहब ने कहा, अरे राही साहब जरा शांत रहिए, शांत रहिए, शांत हो जाइए। अरे बच्चे हैं ये समझते नहीं है। बोले कि आए साहब बच्चे चले आते हैं सर एक्टर बनने के लिए, इनको यही नहीं पता है कि द्रोणाचार्य क्या था। अरे अर्जुन और दुर्योधन को 2 थप्पड़ मार के बैठाने वाला आचार्य द्रोण था। और उस वक्त ऐसी डांट खाने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं रह गया था, मैं निशब्द होकर बैठ गया था। और दैट इज हाउ द माई टेलीविजन जर्नी हैज स्टार्टेड। उसी वक्त उन्होंने रवि चोपड़ा साहब को बुलाया, जो कि बेहद खूबसूरत इंसान, लवली मैन एंड अ लवली ह्यूमन, फैंटास्टिक डायरेक्टर। और वो मुझे अपने कमरे में लेके गए रवि साहब, और उन्होंने कहा क्या पियोगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे? मुझे चाय कॉफ़ी पिलाई उन्होंने, जबकि मैं एक न्यू कमर था और वो इतने बड़े स्टार, इतने बड़े डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर थे। और उन्होंने जिस प्यार और खुलूस के साथ मुझे बिठाया और मुझे समझाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वो जीवन का वो पल, वो लम्हे कभी भूल नहीं सकता हूँ, और बी आर फिल्म्स को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं टेलीविज़न पर खड़ा हुआ हूँ, इस मंच पर, मेरा मंच पर आकर खड़ा हुआ हूँ। और इस तरह से मेरी टेलीविज़न की जर्नी शुरू हुई। मैं जॉन्टी जी का नमस्कार स्वीकार करता हूँ। मेरे बहुत परम मित्र अशोक भाटिया जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो ये शो देख रहे हैं। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। अशोक जी ने अभी अभी मेरे साथ कुछ दिनों पहले एक राजस्थानी बड़ी प्यारी फिल्म की थी, और जिसमें उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन रोल निभाया था। इज़ सच ए फैंटास्टिक एक्टर, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। और उन्होंने ही मुझे उनकी धर्मपत्नी है जिन्होंने बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, जिन्होंने मेरे साथ तमस में काम किया था, एंड वंडरफुल क्लोथ्स वगैरह दे हैव मेड इट फॉर मी। अरे सलीम आरिफ भाई नमस्कार, नमस्कार सलीम आरिफ भाई नमस्कार। ओ हो, मेरे बड़े पुराने मित्र, चाणक्य में मेरे साथ मेरे दोस्त की भूमिका निभाई थी इन्होंने, एंड अ वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल स्टेज एक्टर, and a very good costume, and has a lot of knowledge about the Salim Arif Bhai has a lovely man, I tell you। अरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आरिफ भाई का। शैलेंद्र उपाध्याय जी, शैलेंद्र उपाध्याय नमस्कार, प्रणाम। हरी भटनागर जी थैंक यू वेरी मच। अनिल सालवे जी थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और मुझे ये नहीं मालूम था कि आज इस मंच पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो जाएगी। अरे लवली लवली, थैंक यू सो मच। अखिलेंद्र, ओ हो यक्कू यक्कू। और अखिलेंद्र जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। इनके साथ ही इज सच ए वंडरफुल एक्टर एंड वेरी रेनाउंड विलन इन दिस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत एक नामी गरामी इंसान हैं, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही प्यारे मित्र हैं मेरे। तो अखिलेंद्र जी तो मेरे बिल्कुल जैसे कह सकते हैं छोटे भाई जैसे हैं। और हमारा साथ रहा है इनके कमाल का इन्होंने एक रोल किया था यक्कू का। और इनकी पहली फिल्म थी सलमान खान साहब के साथ एज ए मेन विलन, जिसे सिंह साहब ने डायरेक्ट की थी, और बहुत बड़ी हिट हुई थी फिल्म। और उसके बाद अखिलेंद्र जी ने शायद मुड़ के नहीं देखा है इंडस्ट्री में कभी भी। और उसके बाद ये
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते चले गए हैं। थैंक यू अखिलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। चौधरी साहब को नमस्कार, बंगा जी को, जसपाल बंगा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज अपने उन दोस्तों को मिल रहा हूँ जिनसे बहुत साल पहले भी मैंने काम किया था और आज भी वो लोग एवरग्रीन हैं। कृष्ण कुमार जी थैंक यू, हरि भटनागर जी, सत्यनारायण व्यास जी नमस्कार प्रणाम। और थैंक यू जमुना जी, थैंक यू जमुना अय्यर जी, थैंक यू सो मच। आकाश चौधरी जी थैंक यू, थैंक यू। जी बिल्कुल आकाश चौधरी जी, मथुरा की मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हम लोग ने शूटिंग की थी मथुरा में, एक बड़ा ही खूबसूरत शो किया था हम लोगों ने। थैंक यू रूपल जी, थैंक यू, थैंक यू। मनमोहन चौधरी जी थैंक यू। दोस्तों महाभारत मेरा पहला कदम था मेरे जीवन की सक्सेस के लिए। और यस यस यस, यक्कू की कॉस्ट्यूम आप ही ने की थी और बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम आपने की थी। और कमाल का शो था, कमाल का शो था, और यक्कू उसमें छा गए थे पूरी तरह से, पूरा शो उठा के ले गए थे ये। जी सलीम भाई मुझे याद है अच्छी तरह से। चाणक्य की भी कॉस्ट्यूम आप ही ने की थी सलीम भाई, और आपने बहुत ही खूबसूरत मेरे दोस्त का रोल भी किया था, याद है आपको? आशीष जी नमस्कार, नमस्कार। अरे मुझे देखते हुए आप बड़े हुए हैं। अरे मैं तो अभी तक बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी बस उम्र, बस ये समझिए दाढ़ी वाड़ी भी मैंने जो है थोड़ी सी वाइट कर रखी है, थोड़ा सा मेच्योर लगने के लिए। वरना तो उम्र इतनी नहीं है अभी मेरी, अभी तो खेलने कूदने के दिन है मेरे। और खेलते कूदते ही करीब 32 साल मेरे टेलीविज़न में निकल गए हैं। और करीब इस 32 साल की जर्नी में मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि मैंने करीब 10,000 एपिसोड अभी तक कर चुका हूँ। शायद ही कोई दिन ऐसा बचा हो जिस दिन मुझे घर बैठना पड़ा हो। यूजुअली मैं 3-3, 4-4 शोज़ करता रहा हूँ। और एक टाइम तो ऐसा आया है कि जब मैं 12 शोज़ एट ए टाइम कर रहा था, दिन रात करता था। लोग मेरे पास आते थे और ये कहने के लिए कि चलिए सुरेंद्र जी आप मेरा शो नहीं करेंगे, आप मेरा शो नहीं करेंगे। बस इस तरह से मैं हमेशा फंसता चला गया और कभी बाहर नहीं निकल पाया। और मेरी एक आदत रही है कि मैं कभी भी किसी को मना नहीं कर पाता था। हर एक को जब भी कोई मेरे पास आता था अप्रोच करने के लिए कि सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरा शो करें, तो मैं ये कहता था देखिए मेरे ऑलरेडी 4 शो हैं, मैं 5वां शो कैसे पकड़ सकता हूँ। तो वो 5वां भी पकड़ा देते थे, 6वां भी पकड़वा देते थे, 8वां भी, 10वां भी, 12वां भी। और ऐसे करते करते सर मेरी यही हालत हो जाती थी कि मैं रात भर सोता नहीं था। मेरे पास मेरे ड्राइवर भाग जाया करते थे, मेरा मेकअप मैन भाग जाया करता था, मेरा स्पॉट बॉय कहता था ये आदमी भूत है, भूत, ये दिन रात काम करता रहता है, इसके साथ हम नहीं काम कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ ट्रेजेडी रही। यस सलीम भाई, चंद्रकांता, स्टिल आई रिमेंबर। मेरा मंच के बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इस मंच के द्वारा आज हम लोग जैसे कोविड-19 के दौरान घरों में बैठे हैं, ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते हैं हर चीज़ की, क्योंकि ये जो है ये क्रांतिवीर बनने का वक्त नहीं है हमारे लिए, ये हमें बुज़दिल बनने का दिन है। और इसमें हमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का वक्त है। और ऐसे वक्त में जब हम लोग घरों में बंद बैठे हुए हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में गुडविल जानना चाहते हैं कि भाई आपके हालचाल कैसे हैं, तो उसके लिए ये मेरा मंच जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक हेल्प करता है, जिसे कह सकते हैं हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात कर पाते हैं,
अपने कुछ व्यूज़, अपने कुछ अपने वार्तालाप हो पाती है, और हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी रख पाते हैं कि भाई इन दिनों आप थे तो कैसे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। और ऐसे कोविड-19 के टाइम पर मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना भागा नहीं है, अभी निकला नहीं है, अभी भी विद्यमान है, और इसके लिए आप लोग अपने प्रिकॉशंस को लेते रहिए, और घर में बैठिए, मंच पर मेरा मंच देखिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे और बड़े नामी गरामी कलाकार आते हैं, सभी लोग आए हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बड़ा कलाकार नहीं है जो इस मंच पर नहीं विराजमान है। अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, और सलीम आरिफ जी हैं, कनन जी हैं, हमारी एक्ट्रेस हैं, शी इज़ सच ए फैंटास्टिक एक्ट्रेस। उनके साथ तो मुझे काम करते वक्त भी डर लगता था कि भैया कहाँ से खा जाएंगी, समझ में नहीं आता था उनका। कमाल की, मतलब क्या उनका दृष्टिकोण है एक्टिंग के बारे में। शी इज सच ए फैंटास्टिक ह्यूमन एंड ए फैंटास्टिक पर्सन एंड ए एक्ट्रेस ऑल्सो। और मेरा मंच को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बड़े कलाकारों को इस मंच पर लेकर आए हैं और उनको रूबरू कराया है हमारे दर्शकों से, और उनके उन विचारों को से भी जाना है जो कि उनके जीवन के दृष्टिकोण रहे हैं। उन विचारों को भी आपने जाना, पहचाना, और उनसे रूबरू हुए हैं, और उनकी एक रियल ज़िंदगी के बारे में, एक रियल, जैसे कहते हैं, अभी तक तो आपने कलाकार के तौर पे एक्टिंग करते हुए उन्हें देखा है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आमने सामने बैठकर एक वार्तालाप कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं, आपके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर अपने कमेंट्स में बड़े ही अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते रहते हैं, और भेज रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हज़ारों की तादाद में मेरे पास ये बिल्कुल सर्कल चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर मेरा मंच। और दोस्तों, मैंने अपने जीवन में टेलीविज़न कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा यही सोचता रहा। मेरे बहुत सारे कलाकार जो टेलीविज़न से जुड़े हुए थे महाभारत के, उन्होंने फिल्मों में जंप कर लिया था, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि पहले अपना एक पाँव मजबूत बना लूँ मैं। दो नाव में पाँव रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जब टेलीविज़न मैंने आपको इतना मान सम्मान दिया है तो पहले थोड़ा सा मैं टेलीविज़न पर कंसंट्रेट करूं, इस पे ध्यान दूं, इसकी टेक्निक को समझूं, इसके और उसी में मैंने टेलीविज़न के द्वारा ही मैंने आज इतनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करने को मुझे मिली है कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। शायद फिल्मों में काम करता तो शायद मुझे इतनी प्रकार की भूमिकाएं नहीं मिलती। वो भूमिकाएं जो बिगर देन लाइफ थी, लार्जर देन लाइफ थी, और यूँ कहिए कि उन भूमिकाओं के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भूमिकाएं सब मेरी झोली में आके करेंगी। चाहे वो महाभारत के द्रोणाचार्य हों, या भीष्म पितामह हो, या भगवान श्री परशुराम हो, या रामायण के रावण हो, ये पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मतलब ऐसा कोई भी धारावाहिक हिस्टोरिकल हो, या माइथोलॉजी हो, या फैंटेसी हो। अभी मेरे एक मित्र थे वसारिया जी ने लिखा था कि शक्तिमान के किल्बिश को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अंधेरा कायम रहे हमेशा, शक्तिमान। तो वो भी एक बड़ा अजीब व गरीब एक्सपीरियंस रहा था। मुकेश खन्ना जी ने
चाहते थे कि ये रोल जो है अमरीश पुरी जी करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो कहते थे मुकेश खन्ना जी कि ये रोल जो है किल्विश का सिवाय अमरीश पुरी के कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसा उनका मानना था। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि भाई जब तक आप किसी को ये रोल देंगे नहीं तब तक कोई करेगा कैसे, आप किसी और कलाकार को भी थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा उसको हिम्मत दीजिए, तो शायद वो भी करके दिखा देगा। और वो मेरी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और अल्टीमेटली जब अमरीश पुरी जी ने कहा कि भाई मैं फिल्मों में बहुत अधिक व्यस्त हूँ और मैं टेलीविज़न करना नहीं चाहता हूँ, तब मुकेश खन्ना जी ने मेरी तरफ कहा कि ठीक है, अच्छा बताओ तुम क्या करना चाहते हो इसमें। तो मैंने कहा जी इसका गेटअप मैं खुद तैयार करना चाहता हूँ। मैंने वाइट मेकअप लिया, मैंने नाक लगाई, मैंने उसके हेयर स्टाइल चेंज किए, भौवें चेंज की, बहुत कुछ चेंज किया, क्योंकि वो एलियन है और एलियन का एक रियलिटी से कोई नाता नहीं है। एलियन हैज़ टू बी लिटिल मोर फैंटेसी टाइप। और मैं वो लेकर पहुंचा उनके पास, पहला दिन की शूटिंग थी और हमारे कुक्कू खन्ना जी जो कि सुभाष घई जी के चीफ असिस्टेंट थे और एक फिल्म इंडिपेंडेंट डायरेक्ट कर चुके थे पूर्व पश्चिम, रजनीकांत जी के साथ, और वो डायरेक्टर थे मेरे। और उन्होंने पहले दिन कैमरे पे बैठे हुए थे। पहला शॉट उन्होंने लिया था, मुझे याद है कि जब मैं हुड्डा लगा के अपना आधा मुंह कवर करके रखता हूँ और मैं कहता हूँ शक्तिमान अभी तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। और तब वो यूं करके अपना हाथों को यूं करता है। एंड दैट शॉट वाज टेकन सो ब्यूटीफुली, सो ब्यूटीफुली। उसमें पूरी लाइटिंग कड़कती है हाथों पे, पूरी लाइटिंग होती है। और किल्विश का पहला इंट्रोडक्शन जो होता है स्क्रीन के ऊपर, तो उससे पहले वो करीब 40-45 एपिसोड में उसने हुड्डा लगा के अपने फेस को कवर कर रखा था। फैंटेसी में भी काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैंने उसमें काफ़ी अंदर अपने को मोटे लगने के लिए काफ़ी मैंने एक रुई का गद्दा जैसा बना के पहनता था और उसके ऊपर कपड़े पहनता था, जिसकी वजह से गर्मी बहुत होती थी। और किल्विश का जो एक्चुअली जो डैन था वो मशाले लगाकर जला के रखते थे हर जगह पे, और इतनी गर्मी होती थी, इतनी गर्मी, और ऊपर से इतने कपड़े, ऊपर से इतना कॉस्ट्यूम, ऊपर से नकली नेल लगाने पड़ते थे मुझे। और नकली नेल जो थे वो ऐसे थे कि वो गम से चिपकाने पड़ते थे मुझे। अपने दांतों को भी मैंने काला किया था काफ़ी हद तक। मैं आपसे इतना बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि शायद मैं 10 सीरियल कर सकता हूं, लेकिन एक शक्तिमान करना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, बहुत डिफिकल्ट, एज एन एक्टर ऑल्सो और एज ए पर्सन ऑल्सो। इतनी गर्मी, इतनी हीट को बर्दाश्त करना, पूरे दिन रहना उसी हीट में और उसी गर्मी में काम करना, पसीना आता था, कई बार मेकअप निकल जाता था, कई बार नकली नाक लगाता था वो निकल जाती थी, और बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ मैंने उस शो को किया था। लेकिन कहते हैं कलाकार के लिए कोई किसी भी चीज़ की एक्सक्यूज़ नहीं होती है। जब करना है तो करना है, और करना है तो पूरा दिल लगा कर करना है। फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं देनी है आपने कि भाई ये इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ या इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने पूरी शिद्दत के साथ उस रोल को किया, और आज जग जाहिर है कि जितना लोगों को शक्तिमान पसंद है उतना ही आज किल्विश भी पसंद है मेरे ख्याल से। और लोग आज भी, जब मैं अभी 2019 में अमेरिका, लंदन, जर्मनी सभी जगह गया था, काफ़ी जगह पे गया था, अक्टूबर नवंबर की बात है 2019 में, कोविड से पहले, तो लोग मुझे महाभारत से कम और किल्विश से ज़्यादा पहचानते थे। देखो किल्विश जा रहा है, देखो किल्विश जा रहा है। और मुझे खुशी होती है एक कलाकार को
उसके कला से पहचाना जाता है, तो मुझे और खुशी होती है कि जैसे बहुत कम लोग हैं जिनको लोग, कलाकारों को लोग उसके कैरेक्टर से पहचानते हैं। जैसा कि मैंने देखा था कि शोले फिल्म में लोगों ने कहा था, अमजद खान साहब के बारे में कहते थे लोग, देखो 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 गब्बर सिंह जा रहा है, गब्बर सिंह जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि अरे वाह वाह क्या बात है, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह। हम अमजद खान नाम से कम जानते थे, गब्बर सिंह से ज़्यादा जानते थे। और आज जब मैं सड़क पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं देखो द्रोणाचार्य जा रहा है, द्रोणाचार्य जा रहा है, महाभारत का द्रोणाचार्य जा रहा है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कलाकार को उसकी उसकी उसके कैरेक्टर से पहचाना जाए तो और उससे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों का क्या है कि जब हम कभी अच्छे लोगों से बातें करते हैं तो उस बीच में कभी कभी शकुनी मामा भी घुस के चले आते हैं, कोरोना की तरह। और कोरोना भी इसी तरह घुस के चला आता है कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि कहाँ से आ रहा है ये और किधर से आ रहा है, ये वायरस किधर से आ रहा है, ये वायरस कहीं से भी आ जाता है। इसी तरह कुछ लोग परेशान करने वाले लोग भी हमारे स्क्रीन पर आ जाते हैं और परेशान करते रहते हैं हमें। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने टेलीविज़न पे बहुत इन्जॉय किया अपने काम को, बहुत काम को। और कलाकार के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है जब वो अपने काम को प्यार करता है, तभी उसकी कला निखर कर आ पाती है। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो कला भी आपकी निखर कर नहीं आएगी। और अगर आप अपने काम को प्यार करेंगे तो आपकी कला भी निखर कर आएगी। और आप विश्वास कीजिए कि मैं इतने सालों तक अपनी कला से जुड़ा रहा। अपने काम को मैंने बहुत, बिल्कुल जैसे कहते हैं भगवान की पूजा होती है मंदिर में जाकर, उसी तरह मैं अपने काम को करता रहा। मंदिर के समझ भगवान की आस्था कह सकते हैं या उनके प्रति नतमस्तक होकर मैं अपने काम को करता रहा। जिस तरह हर पुजारी जो है मंदिर ज़रूर जाता है, वैसे ही मैं सोचता था कि हर रोज़ मैं सेट पे ज़रूर जाऊं और शूटिंग करूं। और कुछ चाहे वो रोल किसी भी तरह का हो, हर रोल को मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार करता चला गया और आगे बढ़ता गया। आज ये कारण है कि आज जब लॉकडाउन से पहले भी मेरे 3 शो चल रहे थे ऑन एयर, मेरी गुड़िया, अधिकार और वारिस करके 2-3 शो जो थे। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं बिना काम के कभी बैठा नहीं और काम ने कभी मुझे छोड़ा नहीं। और इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने लोगों का बहुत आभारी हूँ, अपने परिवार का बहुत आभारी हूँ। मेरे 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 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ा बेटा है शिवम सिंह और मेरी बेटी है शिवांगी सिंह, और मेरा सबसे छोटा बेटा है शुभम सिंह, जो इन दिनों दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। और जैसे कहते हैं राजा का बेटा राजा ही बनेगा। और मेरे दोनों बेटे जो हैं फिल्म लाइन में ही आएंगे। दोनों काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत है, हैंडसम है और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बल्कि यूँ कहिए। और मेरा बड़ा बेटा तो बहुत जल्दी शायद साउथ की फिल्म में लॉन्च होने जा रहा है। जनवरी तक शायद अगर वक्त रहा तो मैं आपको दोबारा से फिर मंच पर आऊँगा, तो उससे भी आप लोगों की मुलाकात करा दूँगा और आप उसे भी देखिएगा। और कहते हैं कलाकार जो है बनता जो है, हर कलाकार के अंदर अभिनय करने की क्षमता होती है, हर कलाकार। बस यही है, कुछ लोग जो हैं अपनी पॉलिश करके उसको उभार पाते हैं और कुछ लोग अपनी कला को उभार नहीं पाते हैं। जो लोग उभार लेते हैं अपनी कला को, जो अपनी कला को निखार लेते हैं, वो लोग बड़े कलाकार बन जाते हैं। और जो अपनी कला को निखार नहीं पाते हैं, वो लोग मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। मैं उन सभी कलाकारों के बारे में कहना चाहूँगा जो मेरा मंच द्वारा
फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन सभी को कह रहा हूँ मैं कि आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम। ये खेल का मैदान है जिसमें हर आदमी को खेलने का पूरा मौका दिया जाएगा और हर तरह से खेलने का मौका दिया जाएगा। अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आप 100% अपनी जगह बनाएंगे जीवन में, और अगर आप अच्छे कलाकार नहीं हैं तो कोशिश करिए अच्छे बनने की। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और सभी लोग, जैसे कि अभी मेरे जितने भी कलाकार दोस्त लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सभी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि इनका कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोग हमेशा किसी सहारे को पकड़कर पहुँचने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा आप अपने अभिनय क्षमता से, आपके पास जो टैलेंट है उस क्षमता से ऊपर आने की कोशिश करिए। अखिलेंद्र मिश्रा जी, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई घर में खानदान में कोई कलाकार नहीं था। उन्होंने खुद मेहनत की, थिएटर से लगे रहे, जुड़े रहे, मेहनत करते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने अपने अभिनय के द्वारा जनता का दिल जीत लिया। और हमारे सलीम आरिफ जी जो थिएटर से जुड़े रहे और जिन्होंने बहुत बढ़िया अभिनय किया, ये सब लोगों के बारे में मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। अशोक भाटिया जी राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, कमाल के कलाकार हैं, कमाल की एक्टिंग करते हैं। अरे सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में। अगर ये लोग नहीं होते मेरे अड़ोस पड़ोस में तो शायद मैं आज यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। अशोक भाटिया जी को कहूँगा कि माला जी को मेरा प्रणाम बोलें। और तमस में उन्होंने जो मेरे कॉस्ट्यूम बनाए थे, दे वर रिमार्केबल, गुड, रिमार्केबल। और तब से मेरी सलवार कुर्ता पहनने की जो आदत थी वहीं से पड़ गई थी, और तब से अभी तक कुर्ता और सलवार पहनना मेरा गया नहीं अभी तक। और आज भी मैं वही, अब मेरी फेवरेट ड्रेस अगर आप कह सकते हैं तो कुर्ता और सलवार ही पहनता हूँ। और तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जो लोग भी इस लाइन में आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको अपनी क्षमता के ऊपर ही आना पड़ेगा, और बल्कि शॉर्टकट आने की ना सोचें। कोई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचलन हो गया है। अच्छे थिएटर्स हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे थिएटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं। आप इनको ज्वाइन करिए, मेहनत करिए, थोड़ी सी लगन लगाइए। और मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, सभी कलाकारों से, कि आप लोग मदिरापान का सेवन ना करें, सिगरेट ना पिएं, किसी भी तरह की नशे की चीज़ों से दूर रहें। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, कलाकार के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, और इनका जो सेवन है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये मानसिक तौर पर आपको पूरी तरह से खोखला कर देती है, पूरी तरह से ख़राब कर देती है, आपकी सेहत को ख़राब करती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना रखें। अगर आपको कुछ बनना है, अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ गेन करना है, अगर कुछ पाना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो हैं, नशा जो है किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। नशा अगर आपको करना है तो करिए। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि नशा करिए, नशा करिए सक्सेस का। आपके काम का नशा होना चाहिए, आपको अपनी ग्लैमर का नशा होना चाहिए, आपको अपनी सक्सेस का नशा होना चाहिए। ये नशे अच्छे हैं। और मैं अगर ये कह सकता हूँ कि यदि आज मैं किसी एक आदमी को भी इंस्पायर कर सका अपनी बातों से, तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ कि चलो आज मेरे द्वारा ही सही कि कोई इंसान तो मेरी बात को समझा और उसने इन बातों को फॉलो किया। नशा जो है आपके फेस को डिस्टॉर्ट करता है, आपके फेस को ख़राब बनाता है, आपके फेस का ग्रेस छीन लेता है। आप बहुत हैगर्ड लगने लगते हैं, बुढ़े लगने लगते हैं। आप ऐसे लगता है कि कोई पता नहीं कौन ये बुढ़ा आदमी आ गया है।
बुढ़ापा सभी को आता है, लेकिन कहते हैं बुढ़ापा आना चाहिए विद अ ग्रेस, ग्रेस के साथ आना चाहिए। और दोस्तों, मेरे कई सारे दोस्तों ने लिखा है कि सर आप बहुत सही कह रहे हैं, और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मैंने कहा ना कि यदि मेरी एक आदमी भी यदि मेरी बात को समझ रहा है तो मैं कहूँगा कि मेरा मंच पर आकर मेरा आज ये कहना, ये बोलना सफल रहा है। मैंने देखा था कि कई बार टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस बात के इल्ज़ाम लगाया है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नशा का प्रचलन है, बहुत ज़्यादा लोग नशा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। हमारे यहाँ चंद लोगों की वजह से थोड़ी बहुत, कभी कभी कहते हैं एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, ऐसा मान सकता हूँ मैं कि किस चंद लोग हैं जो इस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जो हैं, बल्कि 99% मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ जो पैसा आता है वो दाऊद का आता है, अंडरवर्ल्ड्स का आता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कहीं भी दाऊद नहीं है, यहाँ कोई भी अंडरवर्ल्ड वाला नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री अपने दम पे चलती है, अपने फाइनेंसेस पे चलती है। बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स हैं यहाँ पे, रमेश सिप्पी साहब, यश चोपड़ा जी, करण जौहर जी, सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस है, आमिर खान जी का प्रोडक्शन हाउस। इनमें कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो कह सकता हूँ जिसको कि आप ये कहें कि ये आदमी है अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का नाम जो है, कहीं एक दो लोग किसी फिल्म में इन्वॉल्व हो गए होंगे तो हो गए होंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ कभी कोई गलत काम नहीं होता है। कभी लोगों ने कहा था कास्टिंग काउच के बारे में भी लोगों ने कई बार फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कास्टिंग काउच के भी कोई ऐसी कहीं इक्का दुक्का कहीं कुछ केस हो जाते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट इज़ लाइक दैट। फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इट्स वेरी वेरी क्लीन, वेरी नीट, वेरी नाइस, लवली पीपल, बहुत हेल्पफुल पीपल हैं यहाँ पे। मैं तो ये कहूँगा बहुत आपकी मदद करने वाले लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में। और जो लोग इंडस्ट्री में हैं शायद वो इस बात मेरी बात से सहमत भी होंगे कि यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं बहुत। और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू कैन से, तो इस फिल्म लाइन में बहुत अच्छे लोग ज़्यादा हैं और ख़राब लोग बहुत कम हैं। ऐसे तो हर लाइन में कोई ना कोई बुरा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन फिर मेजॉरिटी देखी जाती है। मेजॉरिटी में ज़्यादा लोग बुरे हैं या खराब है। क्या क्या पूछ रहे हैं, कोई मेरे एक फैन है जो पूछ रहे हैं, पितामह तो हर समय क्या करते हैं? पितामह तो हर समय क्या करते हैं? जी 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 जी, मुकेश खन्ना जी मेरे बहुत प्रिय दोस्तों में से हैं, मेरे फेवरेट हैं, यू कैन से दैट। और वो काफ़ी इस बारे में बोलते रहे हैं। यस यस, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा वो अपनी बातों को कहते रहते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं और नशे के बारे में भी काफ़ी कुछ बोलते हैं। किंजल, नमस्कार बेटा, कैसे हो? थैंक यू सो मच वॉचिंग माय शो, मेरा मंच। मनोज कुमार वसारिया जी, जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुकेश खन्ना इस आई कैन से हमारे बहुत आइडियल दोस्तों में से रहे हैं और आज भी आइडियल लोगों में से हैं। और मुकेश जी वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन आई एवर सीन इन माय लाइफ। बहुत ही प्यारे इंसान है मुकेश खन्ना जी। उनकी संगत, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है।
उनके साथ मैंने बहुत ऑनेस्टी सीखी है। और मुकेश जी के बारे में यही कहूँगा कि भीष्म पितामह का रोल महाभारत में जो मुकेश खन्ना जी ने कर गए हैं, मुझे नहीं लगता है कोई कलाकार में इतनी क्षमता हो सकती है कि वो इतनी लगन के साथ उस रोल को कर सकता था। मुकेश खन्ना वॉज नंबर 1 इन महाभारत, नंबर 1 इन महाभारत, एंड आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ जी। मैंने जो रोल द्रोणाचार्य का किया था, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा लम्हा, महाभारत की बहुत सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज भी हम सब कलाकार मिलते हैं और हमारे बीच में बहुत ही एक अच्छा रैपो रहता है हम कलाकारों के बीच में। मैं आज भी महाभारत के मंच से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पुनीत सर साहब, जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जिन्होंने दुर्योधन का रोल किया था, उनका एक शो चलता है महाभारत, जो कि करीब हम लोग उसके 50 शो अभी तक कर चुके हैं। मैं, गूफी पेंटल जी और पुनीत सर जी ने मिलकर इसमें, हमारे पुरानी टीम में से यू कैन से कि दीज 3 पीपल आर टुगेदर, और हम आज भी परफॉर्म करते हैं। और अभी आज हम 1 नवंबर को मसूरी में शो करने जा रहे हैं। पहला शो कोविड-19 के दौरान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को काफ़ी घर में बैठना पड़ा, कलाकारों को भी बैठना पड़ा, टेलीविज़न के कलाकारों को भी बैठना पड़ा, और हमारे शो भी बंद हो गए थे। लेकिन शो जो है, थिएटर करना भी एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इस शो को करके। और उसमें भी द्रोणाचार्य का ही रोल मुझे मिला है, और मैं बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ उस रोल को। मैं ये नहीं देखता हूँ कि उसकी फुटेज कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, लेकिन मैं थिएटर करने में बहुत इन्जॉय करता हूँ। और बहुत अच्छी टीम है। पुनीत जी का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत मिलनसार हैं वो, बहुत जितने खतरनाक टीवी पे लगते हैं उतने ही अपोजिट हैं उसके लिए, उतने ही प्यारे और उतने ही अच्छे इंसान हैं वो। और गूफी पेंटल जी, मामा शकुनी जो बने थे, वो भी बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब मैं अपने चरित्र को करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें पूरी तरह से समा जाऊँ, जिससे लोगों को ये ना लगे कि ये चरित्र जो है अलग है और ये काम करने वाला अलग है। जब तक आप उसके अंदर उस कैरेक्टर को आप पूरी तरह से पकड़ेंगे नहीं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपको डायलॉग मिलता है, जब सीन मिलता है करने के लिए, तो उस सीन को आप पढ़िए पहले। आजकल के बच्चे जो हैं, जो यंग जनरेशन है, वो सीन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती नहीं है। और अगर आपने सीन को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो वो आपको पूरी तरह से आपके अंदर बैठना चाहिए। और जब एक बार आप सीन को पूरी तरह से समझ लेते हैं और तब परफॉर्म करते हैं टेलीविजन पे या फिल्म में, तो उस सीन में आप जान डाल देते हैं। इसलिए मैं अपने सभी लोगों को, सभी दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि भाई, अगर आपको सीन मिलता है तो आप सीन को पढ़िए पहले और समझिए। सिर्फ उसको लेकर रट्टा मत मारिए, रट्टा मार के मत करिए, उसको समझिए। समझने के बाद अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपके सीन में 4 चांद लगेंगे, वादा करता हूँ आप लोगों से। मैं ये, अब मेरे एक मित्र ने पूछा है क्या महाभारत शो जो है एकेडमी के अंदर हो रहा है। मुझे एग्जैक्टली लोकेशंस के बारे में नहीं पता है कि वो एकेडमी में ही हो रहा है या कहीं और हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली किसी इंडोर हॉल में ही है। लेकिन कहाँ है मसूरी में, इसकी जानकारी मुझे अभी तो नहीं है जी।
Jumna Iyer ji, thank you so much for your appreciation and your liking. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ। आज बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आदमी कभी दिल खोल के कह नहीं पाता है, लेकिन आज मेरा मंच के द्वारा मैंने बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो शायद मेरे मन के अंदर थी। दोस्तों, मैं जीवन में कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो आदमी कभी भूले नहीं भुलाए भूलता है। और मेरे साथ भी एक हादसा ऐसे ही गुजरा था। मुझे याद है, मेरा जो छोटा बेटा था शुभम, बहुत छोटा था, करीब 5-6 साल का रहा होगा उन दिनों, 5 साल का रहा होगा। तो वो एक बच्चे की बर्थडे में गया था, बैंड्रा में पाली हिल पर बर्थडे था, और वहाँ मैं उसको छोड़ने गया था, क्योंकि बच्चों के लिए बर्थडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वहाँ जो केक कटता है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अखिलेंद्र जी, मैं आपकी बात का अभी जवाब देता हूँ, अभी देता हूँ। अखिलेंद्र जी, अभी बोलता हूँ। मैं ज़रा ये एक छोटा सा हादसा आपके साथ शेयर कर लूँ। पहली बात, ये ज़िंदगी का एक ऐसा हादसा है मेरे साथ जो गुजरा है, जिसको मैं कभी भूले नहीं भूलता है। तो मैं अपने बेटे को छोड़ने गया था, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा था कि ये 5 बजे छोड़ा है, आप 7 बजे अपने बेटे को ले जाइएगा 2 घंटे बाद। तो मैंने कहा 2 घंटे में बैंड्रा से वर्सोवा तक पहुंचने में बहुत लंबी जर्नी है, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ। वहीं पे मैंने बाहर, उनके बंगले के बाहर एक कुर्सी थी, मैं उस कुर्सी पे जाके बैठ गया। मैंने देखा कुछ आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक बहुत बड़ी हस्ती उतरी, बहुत बड़ी। मैं तो आंखें खुली की खुली रह गई, और वो थे दिलीप साहब, लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री। वो सामने से चले आ रहे थे। भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगा कि उनको देख के ही मेरा ड्रीम जो है फुलफिल हो गया है, और मैं उनको देख के एकदम खड़ा हो गया, और मैंने उनको प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया, मेरे पास जाने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने उनको प्रणाम किया, वो मेरी प्रणाम को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद 5 कदम आगे पहुंचे कि वहां से उन्होंने मेरी तरफ यूं टर्न करते हुए यूं देखा, और फिर मेरी तरफ बढ़कर आए। मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ। मैंने कहा कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। मैंने तो प्रणाम उनको बराबर उसी मुद्रा में किया था, और ये कैसे वापस क्यों आ रहे हैं। मैं घबरा गया, थोड़ा सा मेरी घबराहट बढ़ गई। तो आए मेरे पास, बोले, भाई तुम ही हो ना वो 2 बेटियों के पिता। मैंने कहा जी। उन दिनों मेरा एक सीरियल चलता था स्टार प्लस पे, शगुन, जिसमें मेरी 2 बेटियां बनी थी, और एक पिता की भूमिका निभाई थी। उसमें पिता का रोल यही होता है कि वो कहता है कि बेटियां जो हैं अब शगुनी नहीं होती हैं, बेटियां जो हैं लक्ष्मी का रूप होती हैं, और वो कभी भी जीवन में इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि एक बेटी उसकी अपनी होती है और एक भाई की बेटी होती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस भाई की बेटी को भी ये पालता है। और लोग कहते हैं कि अब शगुनी है, इसको निकाल दो, ये बाप को खा गई है, ये इसको खा गई, अपनी माँ को खा गई, अपने बाप को खा गई, ये सब दुनिया खा जाएगी, आप इसको निकाल दो। तो ये फिर जो बड़े पापा होते हैं ये इसको नहीं छोड़ते। कहता नहीं, बेटी बेटी होती है, बेटी जो है अब शगुनी नहीं होती है, बेटी लक्ष्मी का रूप है, बेटी सरस्वती का रूप है। बेटी, वो बेटी को इतनी अहमियत देता है जीवन में कि पूछो। मैंने बोला जी, मैं ही हूं वो पात्र। उन्होंने मेरे दोनों हाथ यूं करके पकड़ लिए, दिलीप साहब ने, और मेरी तारीफ के पुल बांधने शुरू किए। अरे भाई, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हो तुम तो ऐसे लगते हो, तुमसे अच्छा पिता का रोल तो कोई नहीं कर सकता है। और लगे बातें करने में। दिलीप साहब, मैं आप अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भाई,
वो दृश्य आज भी मेरी नज़रों के सामने है। मुझे ऐसा लगता था ये मैं ड्रीम देख रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। मैं दिलीप कुमार से बात कर रहा हूँ और दिलीप कुमार साहब मेरी तारीफ किए चले जा रहे हैं। ये सच्चाई नहीं हो सकती है। ये सपना जब टूटेगा तो कुछ हकीकत और होगी, कुछ और होगा, ऐसा सोचने लगा। इतनी देर में सायरा जी भी उधर से गुजर दूर जाके खड़ी हुई थी। उनको बोले, भाई इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई यही हैं वो दो बेटियों के पिता, शगुन वाले। तो सायरा जी आई, मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जब शगुन आता है तो दिलीप साहब टीवी के से हिलते नहीं हैं। वो बहुत ही चाव से इस प्रोग्राम को देखते हैं और शायद उन्होंने कोई भी टेलीविज़न का प्रोग्राम इतने चाव से नहीं देखा होगा जितना शगुन देखते हैं। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा इस बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में आना सार्थक हो गया। बस दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि जीवन में कभी कभी कुछ अनदेखी, अनचाही, अनकही चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा गुजरा। और सारा जी से बोला भी उन्होंने, अरे भाई जब तुम भी कोई अच्छी टीवी सीरियल बनाना तो इनको ही पिता के रोल में लेना, इनके अलावा और कोई नहीं करेगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। उसके बाद उन्होंने जब वो स्त्री करके उन्होंने एक सीरियल बनाया था, काफ़ी टाइम के बाद, करीब 10 साल के बाद बनाया था। और उस वक्त दिलीप साहब की वो बात सायरा जी को याद थी और उसके बाद उन्होंने मुझे याद किया। उस सीरियल के लिए स्त्री आता था DD1 के ऊपर और उसमें मुझे उन्होंने पिता की ही भूमिका ऑफर की थी, जिसके 4 एपिसोड मैंने पायलट शूट किए थे उनके साथ। और it was such a beautiful memory working with सायरा जी एंड दिलीप साहब। वो हमेशा सेट पे आके बैठे रहते थे। मैं कहता था जी कुछ मुझे टिप विप देती। अरे भाई तुम खुद ही इतने बढ़िया कलाकार हो, मैं तुम्हें टिप क्या दूंगा, तुम देख के ही इतना अच्छा लगता है मुझे, एंड आई फील सो नाइस। बट दिलीप का साहब से ये शब्द जो थे, ये शब्द मेरे लिए जीवन के एक उस पुरस्कार के लिए तरह हैं जैसे किसी आदमी की 12 पिक्चरें सिल्वर जुबली हो जाएं तो उसको कितनी खुशी होती है। मैं ये कहता हूँ कि उनके 2 शब्द मेरे लिए ऐसे हैं कि जैसे मेरा जीवन ही उन्होंने सफल बना दिया। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरी आई हैव इन माई माइंड, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अखिलेंद्र भाई, मैं तो यही कहूँगा, आपने जो मेरे बारे में लिखा है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं, तो मैं इसलिए अच्छा हूँ अखिलेंद्र भाई कि कहते हैं चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, अच्छे इंसान को सारे अच्छे इंसान ही नज़र आते हैं। आप स्वयं बहुत अच्छी दृष्टि रखते हैं देखने के मामले में, इसलिए आपको हर इंसान अच्छा ही लगता है, मैं यही कहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच अखिलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। यू आर माई फेवरेट एंड अ वेरी नाइस एक्टर एंड अ फैंटास्टिक। आपने इंडस्ट्री में अपना जज्बा बना रखा है, अपना पूरा लोहा मनवा रखा है। थैंक यू सो मच। के देव, हेलो देव, हाउ आर यू? दिनेश जी नमस्कार, कैसे हैं दिनेश जी? थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच। गीतांजलि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आपने ये मेरा मंच पे मुझे 2 बातें बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। और जहाँ हमने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जिनके बारे में शायद जिन्हें मैंने अपने दिल में रखा हुआ था, कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार शेयर कर ली। त्रिखा जी थैंक यू सो मच। राजन जी थैंक यू सो मच।
जमुना अय्यर जी, थैंक यू सो मच। वसीम खान जी वसीम, आपको याद है शमा शम्मा जलती रही, रात ढलती रही, लता जी ने गाना गाया था, बड़ा ही खूबसूरत गाना था। और कादर खान ने मेरे ख्याल से पहली और आखिरी फिल्म बनाई थी, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई थी। इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल फिल्म इज मेड। और मैंने मैंने कुछ अच्छी फिल्मों में भी काम किया। उसमें एक इंडियन थी सनी देओल जी के साथ, बहुत अच्छे इंसान, बहुत लवली। और अमिताभ बच्चन जी के साथ 2 फिल्मों में काम करने का मुझे मौका मिला। एक माँ कसम, खुदा गवाह, और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अक्षय कुमार जी के साथ भी एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी मैंने, पांडव, जिसमें मेन विलन का रोल किया था मैंने। कंगना रनावत जी के साथ अभी अभी की थी। विशाल भारद्वाज जी नेशनल अवार्ड विनर हैं, बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। रंगून, उसमें राजा का रोल किया था, बड़ी ही अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। कमर्शियली बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन प्लस बी में रही थी फिल्म और काफ़ी अच्छी थी। कंगना जी के साथ काम करने का बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। शी इज़ ए वेरी फाइन एक्ट्रेस एंड ए वेरी नाइस ह्यूमन, बहुत अच्छी इंसान है। जो भी उनके बारे में इस तरह की र्यूमर या खबरें निकल रही हैं पेपरों में या मीडिया के द्वारा, वो बिल्कुल गलत हैं। और उन्होंने सच्चाई का दामन पकड़ा हुआ है, और सच्चाई की दामन पकड़ के ही वो जीवन में, मैं कहता हूँ, अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। और मैं यही कहूँगा कि वो विजय भी ज़रूर होंगे। क्या होता है, कभी कई बार आदमी थोड़ा सा अपनी बात को थोड़ा सा कटु बोल देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएं और एक कलाकार के पीछे पड़ जाएं और उसको हर तरफ से तकलीफ देना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट गुड। ये हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार, हर इंसान अपने बारे में बोल सकता है। जी यमुना जी, कभी कभी गुनगुना लेता हूँ, तो मैं गुनगुना कर आपको अपने जीवन की, जो कहते हैं एक शैली है, उसके बारे में एक 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। यस सत्यरंजन जी, मैं अभी भी थिएटर करता हूँ, अभी भी करता हूँ। पहले मैं जरा यमुना ये जी को एक 2 लाइन सुना देता हूँ, 2 ही लाइन सुनाऊंगा, उससे ज़्यादा मुझे गाना आता नहीं है। हाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम को आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे वहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जाना कहाँ, जाना कहाँ। जी यमुना जी, यहीं रहना है, यहीं मरना है, इसके सिवाय कहाँ जाएंगे। फिल्म लाइन में रहने वाले लोग कहीं भी नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। आप अगर 20 साल बाद भी मुझे आवाज देंगी तो मैं यहीं मिलूंगा आपको, इसी जगह पे मिलूंगा, मेरा मंच पर ही मिलूंगा फिर से एक बार। थैंक यू अखिलेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। मालविया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे ओ हो।
अरे इतना अच्छा गाया नहीं था जितने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं मुझे। बस ठीक है, थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। कलाकार का तो हर कलाकार को कहते हैं ना, हर रोल में ही अपने को ढाल लेता है। डांस आता नहीं है फिर भी डांस कर लेते हैं, घोड़े चलाने आते नहीं है फिर भी घोड़े को राइड कर लेते हैं, कैमल नहीं चलाने आते फिर भी कैमल पे बैठ जाते हैं। और कलाकार तो ऐसे ही होता है, सर्वरूपी संपन्न, सर्वगुण संपन्न होता है। और हमने भी बस अपने जीवन की शैली को इसी तरह से रखा हुआ है और आगे भी इसी तरह से रखेंगे। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों से, कि आप लोगों का जो प्यार है उसी से हम कलाकार हैं। अगर आप लोगों का प्यार नहीं होता तो हम कलाकार भी नहीं होते। अगर आपका प्यार नहीं मिलता तो हमें, हमारी कला को भी कोई पहचानता नहीं। और आप लोगों का प्यार मिला है तो हम दिख रहे हैं, हम नजर आ रहे हैं। अगर बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो जिनको जनता ने प्यार नहीं दिया तो वो गायब हो गए। प्रतिभा जी नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक एक लम्हा मैं आप लोगों के साथ शेयर और करना चाहूँगा। जब मैं खुदा गवाह की शूटिंग कर रहा था, 91 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जयपुर में अमिताभ बच्चन जी के साथ पहला बार काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ। और श्री देवी जी थी उसमें, और डैनी जी थे, और अमिताभ बच्चन जी थे। और उसमें मैंने एक हुमायूं की भूमिका निभाई थी, बड़ी अच्छी सी भूमिका थी। और तो मैं जब अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला था मुझे, तो मैं विश्वास कीजिएगा दोस्तों, मैं डर के मारे उनके पास जाता भी नहीं था, उनके पास कुर्सी के पास भी नहीं जाके बैठता था। लेकिन जो सारे सीन होते थे वो मेरे अमिताभ जी के साथ ही होते थे, रूबरू होकर। लेकिन मैं कोशिश ये करता था कि मैं उनके पास जाके ना बैठूं। तो मैं पठान की भूमिका निभाई थी, उसमें थोड़ी सी मेरी दाढ़ी थी और पठान का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था मैंने, सर पे मैंने पगड़ी वगड़ी पठानों की तरह बांधी हुई थी। तो उन्होंने मुकुल से पूछा, अरे भाई वो हुमायूं का रोल कौन कर रहा है? उन्होंने बोला, जी वो लड़का कर रहा है। अरे अच्छा, वो इज ही रियल पठान? बोले नहीं सर, वो रियल पठान नहीं है, वो कलाकार है। अच्छा, महाभारत में सर उन्होंने द्रोणाचार्य का रोल किया था। बोले ओ अच्छा 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 अच्छा, अच्छा भाई मुझे मिला उनसे जरा। तो मुकुल ने दूर से ही आवाज दी, अरे सुरेंद्र कम 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 कम, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं आया, अरे यू नो अमिताभ जी? मैंने कहा जी अमिताभ जी से ये पूछो कि हिंदुस्तान में कौन आदमी ऐसा है जो उनको नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। सर ये बात तो आपने बड़ी उल्टी सी कर दी है मेरे से। सर ये सुरेंद्र पाल है, महाभारत। अरे अरे आओ आओ बैठो। उन्होंने फटाक से अपने बॉय को बोला और एक कुर्सी मेरे बगल में डाल दी और उससे काफ़ी देर तक गुफ्तगू की, उन्होंने बातें की, बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ये कहने के लिए कि भाई मेरे घर में भी तुम्हारे बहुत बड़े बड़े फैंस बैठे हैं, मेरी माँ बहुत बड़ी फ़ैन है तुम्हारी, मेरे पिताजी तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो महाभारत के टाइम पर कहीं हिलते नहीं हैं और वो जाके हॉल में जाके बैठ जाते हैं और तुम्हारी महाभारत देखते हैं। और मेरा जो खानसामा है जो खाना बनाने वाला है, वो भी 9 से 10 बजे के बीच में किसी को चाय भी नहीं देगा। अगर मैं रात में लेट शूटिंग करके भी आया हूँ तो भी मुझे चाय नहीं मिलेगी। ये याद रखिए, आपकी महाभारत की वजह से मेरी चाय भी मर जाती है। मैंने कहा जी 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 जी, मैं तो जी जी ही बोलते चले जा रहा था और तो इसके अलावा तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जी, एक काम करिएगा, आप एक दिन आप मेरे घर आइएगा, मेरी माँ से और मेरे पिताजी से मिलने के लिए। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे।
ये इनविटेशन दोस्तों एक ऐसा इनविटेशन था मेरे लिए जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। अमिताभ बच्चन जी मुझे अपने घर बुला रहे हैं। अरे ठीक है, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी में बोल दिया है, अब इसके बाद ये मुझे बुलाएंगे नहीं। और भूल जाएंगे, थोड़े दिनों बाद ये भी भूल जाएंगे। दोस्तों मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, काफ़ी काफ़ी समय बीत चुका था खुदा गवाह के भी बाद। तो मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, तो मैंने कहा चलो उनको अमिताभ बच्चन से मिला के लाता हूँ। बोले हाँ चलो चलो चलो। तो मैंने कहा चलो फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उनकी सेक्रेटरी थी, लेडी थी, उसने फ़ोन उठाया। उसने बोला आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, अमिताभ जी आपको कांटेक्ट करेंगे। मैंने अपना नंबर छोड़ा और उसके बाद उन्होंने 5 मिनट के बाद, मैंने कहा मैं सुरेंद्र पाल बोल रहा हूँ, द्रोणाचार्य बोल दीजिएगा उनको। 5 मिनट बाद अमिताभ जी का फ़ोन आ गया था मेरे पास। बोले हाँ बोलो। मैंने कहा सर मेरे घर में कुछ वो आए हैं रिलेटिव्स और वो आपसे मिलना चाहते हैं और मैं उनको आपके घर लेकर आ सकता हूँ सर? अरे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब आ सकते हो? मैंने कहा सर मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा सर आप अपनी सिक्योरिटी को बोल दीजिएगा वो अंदर आने दें। बोले अरे तुम आओ सही, तुम्हें सब सिक्योरिटी वाले सब मिल जाएंगे उसी तरह। और दोस्तों मैं आधे एक पौना घंटे में उनके घर के बाहर पहुंचा। मैंने सिक्योरिटी वाले से बोला, बोले आपका नाम? मैंने कहा जी मैं द्रोणाचार्य हूँ। बोले अरे अरे आइए 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 आइए, सर आप ही का वेट कर रहे हैं। अंदर गया तो थोड़ी देर बाद अमिताभ जी आए। बोले मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, मम्मी जी अंदर बैठी हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा जी। मैंने कहा मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने उनके साथ खड़े होकर सबके साथ फ़ोटो खिंचाई। मेरी बेटी जो थी मेरी गोद में थी, वो अमिताभ जी ने अपने गोद में लेना चाहा उसको, तो वो उनके गोद में जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा अरे यार तू इतने बड़े एक्टर की गोद में जा रही है तो कम से कम तू रोना तो नहीं चाहिए। वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से करके। और फिर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद फिर मैं उनकी मदर से मिला, उनकी माता जी से, और उनसे खूब सारी बातें की। मैंने बहुत देर तक बैठा रहा उनके साथ बैठ के। और ग्रेट लेडी एंड ग्रेट पर्सन अमिताभ जी जैसे। अमिताभ जी से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने कि रियल लाइफ में भी आपको किस तरह रहना चाहिए, किस तरह से आपके अंदर नम्रता रहनी चाहिए, किस तरह से आपको टाइम की वैल्यू होना चाहिए, किस तरह से आपको सेट के ऊपर लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्मों करने के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों हर इंसान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड होता है। हम भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हुए थे और कुछ अच्छे लोगों से इंस्पायर्ड हुए थे तो शायद कुछ अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आ गई। अगर हम बुरे लोगों से इंस्पायर्ड होते तो शायद हमारे अंदर बुरी चीज़ें भी हो सकती थी। जी नंदा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं ना कि यदि आपने, हमारी गीता में ये यही लिखा हुआ है, महाभारत में जो हमारी गीता है उसके अंदर ये लिखा गया है कि आप अपने कर्म अच्छे करिए, फल की इच्छा मत रखिए। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको जीवन में हमेशा अच्छाइयाँ मिलती चली जाएंगी। आपके अच्छे दोस्त मिलेंगे, आपके अच्छे साथी मिलेंगे, आपके अच्छे रिलेटिव मिलेंगे, अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, सब आपके अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे ज़िंदगी में। और कोशिश करिए कि आप कभी किसी के साथ बुरा ना करें। कोशिश करिए कि आप कभी किसी का नुकसान ना करें। कोशिश करिए कि आप कभी किसी को बुरे शब्द ना बोलें। कहते हैं कि बुरे शब्द जो हैं कई बार दिल को लगते हैं।
एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहानी सुनाने के लिए नहीं होती हैं, कहानियाँ बहुत इंस्पायर्ड करती हैं। एक एक बेटा था जिसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। तो पिता ने उससे एक दिन कहा कि बेटा, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो तुम एक काम किया करो, अपने दरवाजे पे एक कील ठोक दिया करो। उसने बोला ठीक है पिताजी, मैं ऐसे ही करूंगा। एक दिन उसको 40 बार गुस्सा आया, उसने उठा के 40 कील एक ठोक दी दरवाजे पे। तो उसने कहा यार, मुझे रोज उठना पड़ता है, रोज उठ के एक कील ठोकनी पड़ती है, क्योंकि पापा ने बोला है मेरे को कि जब गुस्सा आता तो कील ठोक दिया करो। तो उसने बोला कि यार ये कील ठोक ठोक के मैं थक गया हूं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। उसने फिर अपने जाके पिताजी से कहा कि मैंने 40 कील ठोकी थी एक दिन में, और अब मैंने कसम खाई है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करना, जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करना उस दिन एक कील निकाल लेना। बोला ठीक है। तो जिस दिन उसने गुस्सा नहीं किया उस दिन एक कील निकाल ली, दूसरे दिन गुस्सा नहीं किया, तीसरे दिन, ऐसे कर करके उसने 40 दिन गुस्सा नहीं किया। उसने 40 कील निकाल के फिर पिताजी के पास गया। बोला पापा, मैंने 40 कील निकाल दी, मैंने 40 दिन तक गुस्सा ही नहीं किया, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। पिता ने बेटे को पकड़ा हाथ से, बोला चलो आओ। गया, दरवाजा दिखाया उन्होंने, कहला बेटा तुमने गुस्सा किया, तुमने 40 कीलें ठोकी, फिर तुमने एक एक करके 40 दिन में उसे निकाल लिए, लेकिन एक चीज देख रहे हो, उन दरवाजों में छेद रह गया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो वो आपके अंदर दाग छोड़ जाता है, जख्म बना के छोड़ जाता है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से एक दरखास्त है कि आप लोग कभी किसी पे गुस्सा मत करिया करें, क्योंकि भले ही गुस्से के बाद आप सॉरी बोल देते हैं, लेकिन वो जख्म जो है अंदर रह जाता है, और जख्म जो है भरा नहीं जाता है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग गुस्सा ना करा करें, खुश रहें और खुशहाल रहें और लोगों को खुश रखें। महाभारत के कितने बड़े किरदार को सामने देखकर मन खुश हो गया। 30 साल पिछले चले गए सर, नमस्कार नमस्कार, नंदा जी नमस्कार। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 32 साल हो गए, 88 में महाभारत आई थी, अब 32 साल हो गए। बहुत लंबी यात्रा हमने भी की है, ऐसी बात नहीं है कि हमने छोटी बहुत यात्रा की है, हमने भी बहुत लंबी यात्रा की है। दोस्तों, मैं आज यही चाहता हूं कि यदि मैं आप लोगों को कुछ सीख दे सका, कुछ अच्छी बातें अगर आप लोगों के साथ, अनकही बातें अगर आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सका, और कुछ बीते पलों के बारे में मैं आप लोगों को बता सका कि आदमी का स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत क्या होती है, लगन क्या होती है, कलाकार क्या होता है। और अगर मेरी इस बात को एक आदमी ने भी समझा है तो मैं यही कहूँगा कि मेरा आज इस मेरे मंच पर आना, मेरा मंच पर आना मेरा सफल रहा है। और इस मंच पर आने के लिए मैं अपनी बहुत अच्छी कलाकार प्रतिभा कनन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज उनकी बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। गीतांजलि से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई है, और तभी गीतांजलि ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे बताया कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अखिलेंद्र मिश्रा जी आ चुके हैं, सलीम आरिफ जी हैं, अशोक भाटिया जी आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं। थैंक यू अशोक कुमार चौहान जी, रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा कैरेक्टर, मेरा किरदार पसंद आया, और बहुत सारे किरदार किए हैं मैंने, तो एक ही नहीं किया है, इतने कर चुका हूँ कि अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, तो मैं शायद ये नहीं बता पाऊँगा कि मेरा फेवरेट कौन सा है। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि देवों का देव महादेव में जो
प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाई थी, वो मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। द्रोणाचार्य के बाद यदि मैंने कलाकार के तौर पर अगर कोई एक अच्छा अभिनय किया है, अच्छा अभिनय, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तो आपका फेवरेट रोल कौन सा है, तो मैं यही कहूँगा कि यस, देवों का देव महादेव का प्रजापति दक्ष, सती और पार्वती का पिता। मेरे सबसे आदर्श यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही आदमी का नाम लूंगा, और उस आदमी का नाम है सदाबहार हीरो धर्मेंद्र जी। मेरे सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा कलाकार अगर कोई है तो वो धर्मेंद्र है। मैं उनको इतना पसंद करता हूं दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको। ही इज वन ऑफ द, ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज ए करिश्मा, वो एक करिश्मा है। ही इज सच ए नाइस ह्यूमन, वो एक बहुत अच्छी शख्सियत है। मैं जितना भी बोलूं, अगर शायद मुझे 10 घंटे बोलने को कहा जाए तो मैं धर्मेंद्र जी के बारे में बोलता ही रहूंगा। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, फाइनेस्ट ह्यूमन एंड अ फाइनेस्ट एवरीथिंग यू कैन से। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। और अगर वो मेरा ये शो देख रहे होंगे तो उसके लिए मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी जैसा मैंने ना कलाकार देखा है, ना भूत हो ना भविष्य हो, ना इससे पहले और ना भविष्य में कभी मैं धर्मेंद्र जैसा कोई कलाकार देख पाऊंगा। व्हाट ए हैंडसम मैन, व्हाट ए हैंडसम मैन, ओह माय गॉड। हैंडसम का अगर सही माने में अगर आप बोलेंगे, डिस्कवरी के अंदर अगर ढूंढने जाएंगे तो मैं कहूंगा धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी लवली मैन। उसके बाद तो खैर बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अमिताभ जी बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान जी बहुत अच्छे हैं, सलमान जी भी बहुत अच्छे हैं, आमिर खान जी बहुत अच्छे हैं। आमिर खान जी के साथ तो मैंने मंजिल मंजिल एक फिल्म की थी जिसमें मैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे मेरे साथ। बाद में इतने बड़े कलाकार बने, और ऐसा नहीं है कि वो कलाकार बन गए थे तो वो ये सब चीज़ें भूल गए थे, नहीं, उनको अभी भी याद है सब कुछ, और मुझसे पूछते भी है, तुमने मुझे पहचाना? मैंने कहा जी। हिंदुस्तान में आपको कौन नहीं पहचानता? बोले नहीं, कुछ और याद करो, कुछ और याद करो। मैंने कहा मंजिल मंजिल में आप असिस्टेंट थे। बोले हाँ, यस यस यस, यू रिमेम्बर। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रावण की भूमिका मैंने निभाई थी, रामायण करके सीरियल आता है, अगर आप गूगल पर जाके देखेंगे जी के ऊपर, जी सिनेमा, जी चैनल, जी टीवी के ऊपर रामायण, और उसमें नितेश भारद्वाज जी ने राम की भूमिका निभाई थी और स्मृति ईरानी जी ने इसमें सीता की भूमिका निभाई थी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रोल फॉर मी एज एन एक्टर। थैंक यू नंदा। वॉइस के बारे में तो यही कहूँगा कि जी जब छोटा था तो गाने वाने अच्छे गा लेता था, तो स्कूल में जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता था तो मुझे खड़ा कर दिया जाता था, कहते गाना गाओ। तो मैं गंगा जमुना का एक गाना था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के, ऐसे करके गाना गा लेता था। और उससे मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी आवाज़ भारी होती गई। जब मैं 10th क्लास में आया तो मेरी आवाज़ इतनी भारी हो गई कि मैं इसलिए गाना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है बहुत ख़राब हो गई है, बहुत मोटी मोटी सी हो गई है, भैंस जैसी हो गई है, और मैं अपनी आवाज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता था और बहुत कॉन्शियस हो गया था। दोस्तों ये तो जब पहली बार मैं यहाँ सुनील दत्त साहब को मिला, पहली बार जब बॉम्बे इंडस्ट्री में आया था, तो सबसे पहला कलाकार जिसको मैं मिलने गया था वो सुनील दत्त साहब थे, और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बैठा के मेरा बहुत मान सम्मान किया था, बहुत प्यार से मुझसे बात की थी। मैं तो एक स्ट्रगलर था, तब तक तो मेरे पास कोई फिल्म भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था।
और उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे पास यदि कोई सबसे अच्छी चीज़ है तो वो तुम्हारी आवाज़ है। इस आवाज़ का इस्तेमाल करना सीखो। इसको कैसे तुमने अपनी एक्टिंग में इसको साथ लेके चलोगे वो सीखो, वो गुण सीखो। और जिस दिन तुम्हें ये गुण आ गया इसका यूज़ करना, और उस दिन मैं ये कहूँगा कि तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। याद रखना मेरी बात। दोस्तों, मैं बहुत भाग्यशाली कलाकारों में से हूँ। मैंने अपने जीवन के लेजेंड एक्टरों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मुझे दादा मुनि के साथ काम करने का मिला। ओहो, व्हाट ए ग्रेट ग्रेट एक्टर, ग्रेट। मतलब ऐसे लोग जिनको मैं ये कह सकता हूं कि जिनके कानों में से एक्टिंग आती थी, जिनके नाखून एक्टिंग करते थे, वो थे दादा मुनि। दादा मुनि साहब, अजीत साहब, प्राण साहब, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त साहब, संजय खान साहब। ओहो, व्हाट अ लवली पीपल, व्हाट अ नाइस पीपल। पुराने लोगों में जो बात थी वो आज कहाँ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिठाएंगे। तो दोस्तों, वो पुराने दिन जो हैं वो लौट कर वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, स्टिल हम फिर एक नई दुनिया बसाएंगे, नए लोगों के साथ बसाएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस नए लोगों में अच्छे लोग नहीं हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इस इंडस्ट्री में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, आई कैन से दैट। और यहाँ बहुत मिलनसारिता है, बहुत प्यार से लोग मिलते हैं। कलाकारों में एक बहुत ज़्यादा एकता है। और जब काम करते हैं हम लोग मिल के काम करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक्टिंग करने में भी मदद करते हैं कलाकार में हर तरफ से। और अखिलेंद्र जी का मैंने एक शो देखने गया था, एक और द्रोणाचार्य, जिसमें उन्होंने द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी। इप्टा का प्ले था, पृथ्वी थिएटर में गया था, जिसमें उन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी सर, कमाल की एक्टिंग की। ओह, मैं बहुत बड़ा उनका फैन बन गया था उसके बाद से। और उन्होंने चंद्रकांता में जो यक्कू का रोल किया था वो भी एक मार्वलस रोल किया था। और उसके बाद तो वो खैर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए बुरी तरह से। धर्मेंद्र जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रतिभा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेंद्र मिश्रा जी, आपने इतना समय दिया मेरे इस इंटरव्यू के लिए, मेरे मंच के, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ और आभारी भी हूँ कि आप अपने मित्र को भूले नहीं हैं, अभी भी भूले नहीं हैं, अभी भी याद करते हैं। थैंक यू अखिलेंद्र जी। सलीम आरिफ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अशोक भाटिया जी, ओहो, लवली मैन, लवली मैन, हमारे राजस्थान के आन बान शान के प्रतीक अशोक भाटिया जी, भाटिया। मैं पहले बोलता था भाटिया, भाटिया बोलते, भाटिया नहीं भाटिया, मैंने कहा जी भाटिया। दोस्तों, मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। और काफ़ी देर तक मैंने आप लोगों से रूबरू हुआ, आप लोगों के विचार जाने, आप लोगों के साथ मैंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। धन्यवाद। गीतांजलि जी, आज्ञा दें मुझे जाने के लिए। भाग्यशाली तो मैं हूँ जो आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मेरा मंच के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।